स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट, और सेमेस्टर फर्स्ट की बात करें, पेपर हमारे फर्स्ट के तहत यूनिट नंबर हमारी 2 चल रही थी। अब प्रीवियस जो लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वो कर रखा था विद्युत ऋणता। आज हम जो विद्युत ऋणता में जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से विद्युत ऋणता प्रभावित होती है और कौन कौन से कार्यों को प्रभावित करती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब देखते हैं, ये आपको पता होगा, ये हमारी होती है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आवर्त की अगर बात करेंगे, आवर्त हम जाते हैं बाएं से दाएं और वर्ग में जाते हैं ऊपर से नीचे। जब हम आवर्त की बात करते हैं तो बाएं से जब जाए जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि लगातार क्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण प्रभावी नाभिक के आवेश भी बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव बढ़ जाने के कारण क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण क्या हो जाती है कि हम आवर्त में बाएं से जब दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। परंतु जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, कोस बढ़ रहे होते हैं, जहां जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। और हम बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, वहां पर कम। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, कम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता बात करें वो होती है हैलोजन की, और सबसे कम है वो फ्लोरीन की। ठीक है, अब हम बात करने वाले और कुछ कारकों की। जैसे बात करते हैं तीसरे में, जो विद्युत ऋणता है, अगर बात करें विद्युत ऋणताओं की तो संक्रमण धातुओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, संक्रमण धातुओं की। तीसरा टॉपिक है संक्रमण। देखिए, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी की अगर बात करें तो उनके अंदर विद्युत ऋणताओं में अधिक अंतर आपको नहीं दिखाई देता, जबकि हम बात करें द्वितीय तृतीय संक्रमण अवस्था में, वहां पर विद्युत ऋणताओं में अनियमितता दिखाई देती है। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी की अगर बात करोगे वहां पर परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, जबकि हम बात करें तीसरी, सेकेंड व थर्ड की बात करें, वो क्या हो जाती है, अनियमितता। अनियमितता आपको देखने को मिल जाती है किसमें, विद्युत ऋणात्मकता में। ऋणात्मकता में। ठीक है, अगर बात करते हैं चौथी उत्कृष्ट गैसों की, किसकी बात करते हैं हम, उत्कृष्ट गैसों की। ठीक है, जब हम नोबल गैस या उत्कृष्ट गैसों की बात करते हैं तो उनके अंदर विन्यास पूर्ण भरित होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते ही नहीं है, और उनके लिए क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है। उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो उनके लिए विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, शून्य। ठीक है, अब इसको क्या बात कर लेते हैं, इसको कुछ प्रभावित करने वाले कारकों को, विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की हम बात कर लेते हैं। पहला हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखिए, जिन परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, जिन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको अधिक दिखाई देती है, उच्च दिखाई देती है, उनके लिए जो विद्युत ऋणात्मकता है ना, उसका मान भी आपको क्या दिखाई देता है, उच्च दिखाई देता है। अगर इनकी वैल्यू कहीं पर भी आपको हाई दिख रही है, उच्च दिख रही है, मान दिख रहा है, तो क्या हो जाती है, विद्युत ऋणात्मकता भी आपको क्या दिखाई देती है, अधिक। विद्युत ऋणात्मकता भी आपको क्या दिखाएगी, अधिक दिखाई देती है। अगर दूसरा बात करते हैं इसके परमाणु में आकार, परमाणु के आकार,
और चौथे साथ बात कर लेते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। देखिए परमाणु जब आकार की, मैंने अभी यहाँ पर भी बात की थी आवर्त के अंदर की, लगातार जैसे आकार बढ़ता जाएगा उनके अंदर कोष बढ़ते जाएंगे। कोष बढ़ जाने के कारण जेड इफेक्टिव कम होगा। क्या हो जाता है? जेड इफेक्टिव कम होगा। जेड इफेक्टिव कम होने से क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, जैसे विद्युत ऋणात्मकता मान में कमी आती है। और आकार कम होने के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी विद्युत ऋणात्मकता के मान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। चौथा जो पॉइंट है इसका अंतिम, वो है संकरण। अब बात करते हैं हमारे पास तो कोष की बात करें एस, पी, डी और एफ। जो एस संकरण की बात करते हैं वो नाभिक के सबसे करीब होता है। क्या होता है? सबसे करीब, तो उस पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश वो सबसे अधिक लग रहा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें संकरण जैसे एसपी की बात तुलना करें sp1 sp2 से करें तो उसकी तुलना में विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक होती है? sp की अधिक होती है, क्योंकि ये बहुत नाभिक के थोड़े ज्यादा क्या होता है? पास होता है। ठीक है, और पॉइंट की अगर बात करें, अब देखिए कि हम विद्युत ऋणात्मकता के द्वारा क्या क्या व्यक्त करते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। अगर बात करें विद्युत ऋणात्मकता में, अगर पॉलिंग ने क्या कहा, कौन थे? पॉलिंग ने अगर कहा, पॉलिंग ने कि विद्युत ऋणात्मकता में अगर अंतर क्या हो 1.7 हो तो वो क्या होते हैं? 50% आयनिक। और यही अंतर अगर पॉलिंग ने कहा थोड़ा ज्यादा है तो क्या हो गया? आयनिक यौगिक। अगर उसने कहा 1.7 से कम है तो वो जाएंगे सहसंयोजक यौगिक। क्या हो जाते हैं? वो सहसंयोजक हो जाते हैं यौगिक। जैसे हम बात करेंगे NCl की। NCl N की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो होती है 0.9, जबकि क्लोरीन की बात करें विद्युत ऋणात्मकता 3.0 और इसका अंतर कितना आता है? 2.1। 1.7 से ये अधिक है तो ये आयनिक यौगिक होते हैं। इसी प्रकार से मैं लिथियम आयोडाइड की बात करता हूँ, जहाँ आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता 2.1 देखने को मिल जाती है, लिथियम की हो जाती है 1.0। अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर निकालोगे तो इसका 1.1 आता है, जो 1.7 से कम है तो अर्थात ये सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है, इसके साथ ही अगर विद्युत ऋणात्मकता के अंतर की बात करें, अगर अंतर उनमें अधिक आपको दिखाई देता है, इससे हम इनके बाद क्या ज्ञात कर सकते हैं? दूरी भी। अगर क्या हो कि इन्हें विद्युत ऋणात्मकता में अंतर आपको अधिक दिखाई दे रहा हो तो क्या होता है कि जो इनकी दूरी है, दोनों परमाणुओं की मध्य की जो दूरी है उनके, अब अगर हम दोनों परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्याओं के जब हम योग करेंगे उससे कम प्राप्त होती है। उसका मान क्या होगा? उससे कम प्राप्त होता है, सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान से कम प्राप्त होता है। इससे हम क्या ज्ञात करते हैं? दूरी। दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या के योग से कम। ठीक है, इसके द्वारा हम ध्रुवता भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। मैंने क्या कहा कि विद्युत ऋणात्मकता को हम पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में हम उनके अनुसार समझते हैं। मैं बात करता हूँ आवर्त में, जब बाएं से जब दाएं जाते हो तो विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्या हो जाती है? वो वृद्धि होती है। जो वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो विद्युत ऋणात्मकता मान में कमी होती है। ठीक है, और बात करते हैं इनको और 2-3 और बातों को अगर बात करें। पहला था संक्रमण अवस्था, दूसरी आती है उत्कर्ष गैसें। प्रथम संक्रमण श्रेणी की अगर बात करो वहां पर आपको विद्युत ऋणात्मकता मान में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता, जबकि द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी होती है उसके मान में अनियमितता दिखाई देती है विद्युत ऋणात्मकता के मान में। उत्कृष्ट गैसों में विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो वह कोई भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। कि जो हमने कहा था उत्कृष्ट गैसों की अगर बात करें
तो उनमें विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, शून्य होती है। इसके अलावा हम और बात करें इसको प्रभावित करने वाले कारक, परमाणु आकार व परमाणु जो प्रभावी नाभिक के आवेश है उनको साथ में बढ़ते हैं। अगर किसी का आकार कम है तो वहां पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव अधिक होता है, और वो क्या करता है, जिसके कारण जहाँ जेड इफेक्टिव ज़्यादा है वहाँ विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। अगर बात करें जहाँ आकार बढ़ता जाता है वहाँ जेड इफेक्टिव कम होता है और विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, वहाँ पर कम प्राप्त होती है। संकीर्ण की बात करें, जो पी की अगर बात करें वो नाभिक के अधिक नज़दीक है, जिसके कारण से उस पर आकर्षण बल अधिक लगाता है, जिसके कारण उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। अगर हम sp1 व sp2 sp3 की तुलना करें तो sp1 की विद्युत ऋणात्मकता अधिक प्राप्त होती है। इसके अलावा भी हम अगर बात करें ऑक्सीकरण अवस्था की, जिसकी ऑक्सीकरण सबसे अधिक उच्च है या अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक प्राप्त होती है। आगे बात करें पॉलिंग ने क्या कहा, पॉलिंग ने कहा कि हम इसके द्वारा हम क्या बात कर सकते हैं, यौगिकों की बात कर सकते हैं। यौगिक कौन से आयनिक होंगे, कौन से सहसंयोजक होंगे। अगर किसी भी यौगिक के अंदर 1.7 के बराबर मान आ रहा है तो 50% आयनिक होगा, जबकि 1.7 से ज़्यादा है तो वो पक्का आयनिक होने वाले आयनिक यौगिक ही होंगे। ठीक, 50% संभावना रहती है, 1.7 होने पर 100% संभावना हो जाती है जब वो 1.7 से अधिक वैल्यू रखते हैं। 1.7 से अगर उनका मान कम प्राप्त हो रहा है तो सहसंयोजक यौगिक आपको देखने को मिलते हैं। कौन से देखने को मिलते हैं, सहसंयोजक यौगिक देखने को मिलते हैं। उदाहरण की बात करें NaCl में, जहाँ सोडियम की बात करें 0.9 उसकी वैल्यू होती है, जबकि बात करें क्लोरीन की तो उसकी वैल्यू 3 होती है, जिसके कारण वो आयनिक यौगिक है। अगर बात करें हम लिथियम आयोडाइड की बात करें, लिथियम की वैल्यू 1, जहाँ बात करें आयोडाइड की 2.1, वैल्यू उनका अंतर होता है 1.1 प्राप्त होता है, जो 1.7 से कम है, अर्थात दोनों सहसंयोजक यौगिक है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता का जल अपघटन की बात करते हैं, किस प्रकार से जल अपघटन करते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर आप करवाओगे, ठीक है, तो ये बना लेता है O और बना लेता है ये हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, इस प्रकार से जल अपघटन करता है। इसमें क्या होगा, एक तो आंशिक ऋणावेश होगा, इसमें आंशिक धनावेश, ये भी आंशिक धनावेश व आंशिक ऋणावेश, इस प्रकार से। अगर एक और बात करें बोरेन ट्राइक्लोराइड की, अगर बात करूं मैं, ये बनाता है बोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनाता है, बोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता और अणुसूत्र। जब हम कोई भी द्विअंगी यौगिक, कौन सा, द्विअंगी यौगिक का अणुसूत्र लिखेंगे ना, तब हम जो कम ऋण विद्युती है, क्या हो, कम ऋण विद्युती प्रतीक लगाकर नाम करेंगे। मतलब जो दो यौगिक है, द्विअंगी यौगिक, दोनों में से जो कम ऋण विद्युत यौगिक है उसको पहले लिखेंगे, उसके प्रतीक चिन्ह के बाद फिर उसका अणुसूत्र लिखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जहाँ क्लोरीन की अगर बात करूँ ऋण विद्युती कम है तो क्लोरीन को पहले लिखा, फ्लोरीन को बाद में। और यहाँ पर आयोडीन और क्लोरीन की बात करें तो आयोडीन की जो विद्युत ऋण विद्युती है वो कम है, किससे, क्लोरीन से। फिर इसी प्रकार OF2 व Cl2 को भी लिखा है। यहाँ पर आपको अपवाद दिखाई दे जाएगा, अमोनिया। अमोनिया अपवाद क्यों है, जैसे स्टार्ट में इस अमोनिया को लेके चले थे, अभी भी उसी प्रकार से इसको लिखा जाता है। अब विद्युत ऋणात्मकता और मैं बंद कोण की बात करता हूँ। ये आपके सामने कुछ बंद कोण दिखाई दे रहे हैं।
अगर बात करें इसमें NH3 व NF3 की बात करता हूं तो दिखाई दे रहा होगा, इससे क्या होगा, NH3 से NF3 का बंध कोण कम ही दिखाई दे रहा है। कम किसका है, NF3 का, किससे, NH3 अमोनिया से। रीजन क्या है, अगर बात करते हैं हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो कम होती है किससे, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से। अगर मैं बात इन बंधों की हम वापस तुलना करते हैं तो देखिए जो इनकी विद्युत ऋणताओं के अंतर की ओर बात करूं तो इसकी विद्युत ऋणता इससे भी कम है, NF3 से भी इसकी विद्युत ऋणता OF2 से कम है। क्यों कम है उसकी भी बात कर लेते हैं। अब देखिए जो हम बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ फ्लोरीन भी आ रहा है। जो फ्लोरीन है ना उसकी जो विद्युत ऋणता है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी कम होती है। किससे कम होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भी इसकी कम है। पहले तो लिख लेते हैं हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम, और जो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता है किससे कम है, ठीक है। अब जब इस प्रकार से यह कम हो गई है विद्युत ऋणता तो जो बंध है वो किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, फ्लोरीन की तरफ आकर्षित होते हैं। किसकी तरफ आकर्षित होंगे, फ्लोरीन की तरफ आकर्षित होंगे। इसमें आपको दिखाई देगा जो B और BP जो बंध है प्रतिकर्षण वो तो होगा कम, जबकि बात करूं मैं LP लॉन्ग पे और वे अगर BP बात करूं ये अधिक मजबूत, ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से अधिक मजबूत आपको दिखाई देते हैं। अगर और बात करते हैं किसकी, OF2 वे मैं बात करता हूं ClO से तुलना करते हैं इसकी, जो इसकी जो विद्युत ऋणता है वो इससे भी कम होती है। रीजन क्या है, जो वैसे तो फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता वो कम होती है, परंतु जब क्लोरीन की बात करोगे विद्युत ऋणता की वो ऑक्सीजन से भी कम है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम है, ठीक है। इस प्रकार से बात करें ये है B और BP तो नहीं दिखाता है, परंतु क्या दिखाता है, ये दिखाता है, ठीक है। मजबूती से ये वाला बंध आपको दिखाई देता है इसमें। और इसकी जो विद्युत ऋणता घटकर क्या हो जाती है, 101.5 डिग्री हो जाती है। 101 घटकर क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। अगर मैं तुलना करूं फिर से आगे और Cl2 वे ClO की तुलना करूं तो इसमें आपको प्रबल क्या दिख जाते हैं, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण, और इसका मान विद्युत ऋणात्मकता बढ़ के हो जाता है 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है, 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं हम। पहले मैंने बात की थी विद्युत ऋणात्मकता व जल अपघटन की, तो इस प्रकार से जल अपघटन करते हैं, हाइपोक्लोरिक अम्ल व बोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। विद्युत ऋणात्मक अणुसूत्र की मैंने बात की थी, जिसकी ऋण विद्युतता कम है उसके प्रत्येक चिन्ह को पहले लिखेंगे और अणुसूत्र का निर्माण करेंगे। यह द्विअंगी यौगिकों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। विद्युत ऋणात्मकता बंध कोण की बात करें, ये कुछ बंध दिए गए हैं जिसके बंध कोण की भी मान दिया गया है। और विद्युत ऋणात्मकता की अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार से, पहले इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। NH3 व NF3 की तुलना की थी मैंने कहा था हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से कम होती है। फिर मैंने NF3 OF2 की तुलना की थी, उससे OF2 की विद्युत ऋणता कम है क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी कम होती है। फिर OF2 की जो तुलना मैंने की थी किसके साथ की थी, पहले हमने बात की थी इसमें जो BP प्रतिकर्षण है वो कम प्राप्त होता है। इसके अलावा लॉन्ग पेयर और BP जो अधिक मजबूत आपको दिखाई देते हैं। फिर OF2 Cl2 की बात की थी, BP भी आपको वापस नहीं दिखाई देगा। LP और लॉन्ग पेयर आपको मजबूती से दिखाई देते हैं।
विद्युत ऋणात्मकता घटकर 101 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। Cl2 व ClO की तुलना की बात करें, इसमें आपको BPP अधिक प्रतिकर्षण आपको दिखाई देगा बंध के मध्य, और विद्युत ऋणात्मकता बढ़कर 110 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। यह थी हमारी यूनिट नंबर 2 जो पीरियोडिक टेबल से संबंधित थी। फिर भी आपको मन में कोई डाउट्स रहता है इस यूनिट से भी रिलेटेड तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर आपको जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर और एक नई यूनिट के साथ। धन्यवाद।